हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ प्रिंट मीडिया के बारे में कि आगे आने वाले सालों में इंडिया में प्रिंट मीडिया का क्या भविष्य रहेगा। और इस पूरे टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से नए कानून हैं जिनकी आजकल ग्लोबली बात हो रही है, और कुछ ऐसी न्यूज़ जो आजकल बहुत चर्चा में है, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो कानून जो ग्लोबली जिन पर चर्चा चल रही है अगर वो लागू हो जाते हैं तो इस पूरे सेक्टर पे, जो प्रिंट मीडिया एक सेक्टर है, इस पे क्या उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इम्पैक्ट अच्छे होंगे, बुरे होंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये जानेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज इस सेक्टर में हैं, और उसका एक कंपैरिजन करके और एक निष्कर्ष पे आएंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके अंदर नई पोजीशन बनाई जा सकती है, कि अगर ये कानून पास हो जाते हैं और लागू हो जाते हैं तो कौन सी कंपनीज को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। प्रिंट मीडिया, तो जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा माध्यम मीडिया का, कम्युनिकेशन का, जो कि प्रिंट होता हो। तो सिर्फ जो हम जानते हैं जैसे कि बुक्स है, मैगजीन है, जर्नल्स है, न्यूज़लेटर्स है, इनके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिंट मीडिया के अंदर आती है, जैसे कि आउटडोर बिलबोर्ड्स, ट्रांजिट पोस्टर्स, येलो पेजेस, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें दिखाई देती है फिजिकल फॉर्म में। हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, ये सब प्रिंट मीडिया के अंदर आता है। मैगजीन के अंदर बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक हो जैसे बिजनेस है, या कोई ऐसा टॉपिक जो नॉर्मल कहानियों का हो सकता है या कुकिंग का हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जितने भी मीडिया होते थे सारे प्रिंट मीडिया में आते थे। अब हम प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले सालों में इसका क्या भविष्य रहेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही है। अगर हमें कोई न्यूज़ पढ़नी है तो हम न्यूज़पेपर ख़रीदने की जगह उसे गूगल करना या फेसबुक पे ढूंढना या उसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक क्रिस्प वीडियो वहाँ पे मिल जाती है, या एक क्रिस्प हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और जल्दी मिल जाती है। क्योंकि न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आता है, और अगर कोई ऐसी घटना अभी घटी है तो हमें सबसे जल्दी वो घटना इंटरनेट पे ही मिलेगी। कि अगर इंडिया मैच जीत गई है तो न्यूज़पेपर में तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आएगा, लेकिन इंटरनेट पे वो उसी समय आ जाएगा कि इंडिया इतने रन से मैच जीत गई। या कोई और गेम है, बैडमिंटन का हो सकता है, हॉकी का हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें फटाफट इंटरनेट पे मिल जाती है। तो इसलिए जो हमारे रीडर्स हैं उन्होंने प्रिंट मीडिया में जो नेक्स्ट डे न्यूज़ पढ़ते थे उससे उन्होंने बेटर समझा कि अगर कुछ घटना घट रही है, कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पढ़ने से बेटर है उसको गूगल करो, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे जाओ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ लो। तो इस वजह से जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट आती थी वो धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि रीडर का जो काउंट है वो धीरे धीरे कम होता गया। तो ये जो प्रिंट मीडिया की कंपनीज हैं इनका जो एडवर्टीजमेंट से जो रेवेन्यू होता था वो डिक्रीज़ होता गया, क्योंकि न्यूज़पेपर तो 3 रुपये 4 रुपये का होता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है उसका एक्सपेंसेस कंपनीज कहाँ से उठाती है, तो वो वहीं से उठाती है जो उनको एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू या जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वहाँ से। तो जो नए कानून की हमने बात करी, तो आपने रिसेंटली सुना होगा ऑस्ट्रेलिया ने एक डिजिटल कंपनी, फेसबुक, गूगल, इनके ऊपर एक ऐसा नया कानून लेकर आए हैं कि जिससे कि उनको जो वहाँ के लोकल पब्लिशर्स हैं जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जाके न्यूज़ का कंटेंट लेकर आते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, तो उनको जो वो एड से रेवेन्यू कमाते हैं उसका पोर्शन शेयर करने के लिए कहा है। अब इसके इम्पैक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं कि जो न्यूज़ शेयर होती है वो हो सकता है थोड़ी कम हो जाए। अगर रेवेन्यू शेयर करने की बात आएगी तो फिर उनकी पूरा जो उनका बिजनेस का स्ट्रक्चर है उसको भी उन्हें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में उन्होंने क्या रेवेन्यू जनरेट किया था और उन्होंने कितना रेवेन्यू शेयर किया। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। अगर जो लोकल किसी कंट्री की जो पब्लिक है जो लोकली जाके उस प्लेस पे जाके जो भी हमारा एक कंटेंट जनरेट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, उसमें जो मेहनत करते हैं उसका जो क्रेडिट है वो किसी और को ना मिले और उनको उसके अच्छे पैसे मिले,
जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले और साथ में एक रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे कि वो आगे और भी अच्छी तरीके से जो न्यूज़ है उसको लेकर आए, कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आए, जो उस देश में जो छोटे लेवल पे चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ में नहीं आ पाती उस तक जाए, उन लोगों तक जाए, उन टैलेंट तक जाए और उनको ग्रो करने का मौका दे। अब अगर जो मीडिया पर्सन है वो छोटे छोटे ज़िलों में जाके, छोटे छोटे गांव में जाके टैलेंट को सर्च करेगा, तो वो एक अच्छा कंटेंट लेकर आ सकता है। और जो युवा है, हमारे देश का यूथ है, जिनको कुछ मतलब टैलेंट तो उनके पास बहुत है लेकिन उसको दिखाने का मौका नहीं मिलता, तो वो टैलेंट भी इंडिया में बहुत आगे आ सकता है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत सारे हैं। साथ में जो उनका एड रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि आजकल रीडर्स जो हैं वो प्रिंट जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, उसको कम पढ़ना प्रेफर करते हैं, जबकि वो उसको इंटरनेट पे, गूगल पे, फेसबुक पे या किसी ऐप के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो इससे उनका जो एड रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए वहाँ से उनको जो रेवेन्यू मिलेगा उससे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने में इनको ईजी रहेगा। एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे रेगुलरली काम कर रहे हैं उनका इंक्रीमेंट भी अच्छा हो सकता है। और एक ग्लोबल चेंज जो एक इकोनॉमी की साइकिल है कि एक चीज़ को फ़ायदा होगा तो उससे और भी 10 चीज़ों को फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही इंडिया की न्यूज़पेपर सोसाइटी है, उसने गूगल को कहा है कि जो भी वो एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसका 85% रेवेन्यू वो शेयर करें इंडिया के न्यूज़पेपर कंपनीज़ के साथ। वो है कंपनीज़ जो खुद अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं उस, और जो एडिटोरियल्स हमारे न्यूज़पेपर्स में आते हैं, या वो पब्लिशर जो फ्री ऑफ कॉस्ट या थोड़े कम पैसे लेके अच्छे लोगों का जो उनका टैलेंट है कि जो उन्होंने कुछ कंटेंट क्रिएट कर रखा हो उसको मतलब पब्लिश करते हैं और लोगों को फ्री में या थोड़े कम अमाउंट में मैगजीन के ज़रिए देते हैं। तो उससे उनको जो पैसा मिलेगा उनसे उनके डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही जो करंट अफेयर्स है या कोई ऐसे जो छोटे लेवल पे जो फंक्शंस होते हैं या इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में हर एक ज़िले में हर कुछ दिनों में, हर महीने में कुछ अलग तरीके के इवेंट होते हैं। तो अगर उन कंपनीज़ को पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो उन इवेंट्स को कैप्चर करेंगे और इवेंट में आने वाली जो बहुत सारे ऐसे नए टैलेंट हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाती, जिसको ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं मिल पाती या वो ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाती, उन चीज़ों को मशहूर होने का मौका मिलेगा, जिससे कि देश में जो टैलेंट है वो उभर के आगे आएगा। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं मीडिया सेक्टर पे? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू तो ऑब्वियसली उन्हें शेयर करना पड़ेगा मीडिया कंपनीज के साथ, और जब वो मीडिया कंपनी के साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे तो मीडिया कंपनी का रेवेन्यू, जो पूरी इंडस्ट्री का रेवेन्यू, वो बढ़ेगा, जिससे कि उनको सस्टेन करने में आसानी रहेगी और वो अपने एम्प्लॉयज़ को सस्टेन करेंगे, उनको जॉब देते रहेंगे, इनका इंक्रीमेंट चलता रहेगा। और साथ में जो एक पत्रकारिता है, जो एक वो न्यूज़ दिखाते हैं लोगों को या पब्लिश करते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहेगा। उनको किसी भी चीप न्यूज़ के पीछे या कुछ ऐसा क्रिएट नहीं करना पड़ेगा ज़बरदस्ती में कि जिससे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर वो अच्छा कंटेंट दिखाते रहेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास अच्छे जो एक्चुअल में रीडर्स है वो जाते रहेंगे, और जो उनका कंटेंट जो गूगल यूज़ करेगा, फेसबुक यूज़ करेगा, वहाँ पे भी वो अच्छा कंटेंट होने की वजह से ज़्यादा लोग उसे देखेंगे। तो वहाँ पे जो भी एड से रेवेन्यू उनका जनरेट होगा वो भी उसको वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में इससे क्रेडिबल जर्नलिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी को पैसा मिल रहा है उसको काम का, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ में ज़्यादा मेहनत करेगा और जो उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसके तरीके से काम कर पाएगा, जिससे कि जो नॉलेज रिच कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और उसको पढ़ने से लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया की हम कुछ कंपनी देख लेते हैं, जैसे कि एक डीबी कॉर्प, जागरण प्रकाशन, एमपीएस, एचटी मीडिया, संदेश, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर। ये हमने 6 कंपनीज सेलेक्ट करी है इस सेक्टर की, और ये कंपनीज मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है। तो यानी कि डीबी कॉर्प की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर की सबसे कम, और ये अपने सेक्टर की टॉप 6 कंपनीज हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो एक भाई चलते हैं इनका मार्केट कैप देखते हैं परसेंटेज वाइज। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं,
हमने 6 कंपनियों की बात करी है, और अगर हम 100 रुपये में से देखें तो सिर्फ 29.5% डीबी कॉर्प का ही है और 28% जागरण प्रकाशन का। तो मतलब पूरे सेक्टर का जो टॉप 6 कंपनीज हैं उसमें से भी सिर्फ टॉप 2 कंपनीज के पास लगभग 57% के शेयर हैं, कि पूरे सेक्टर के ही सबसे ज़्यादा काम डीबी कॉर्प एंड जागरण प्रकाशन कर रहे हैं। डीबी कॉर्प से आपको शायद नाम समझ में नहीं आया कि क्या काम करती है। दैनिक भास्कर जो अखबार प्रिंट होता है ये उसकी कंपनी है। इसके बाद एमपीएस है, एचटी मीडिया, संदेश, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर। तो चलिए इनके फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें ली हैं। पहली है डेट, सेकंड है सेल्स, थर्ड है प्रॉफिट। तो ये जो हमारा सबसे पहला ग्राफ में पोर्शन है इसको हम डेट कह रहे हैं। सेकंड कैंडल जो ये है ग्राफ में वर्टिकल बार, इसको हम सेल्स कह रहे हैं, और थर्ड वाले को प्रॉफिट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे 6 कंपनीज के लिए हैं, और ये जो वैल्यू है साइड में 0 to 50, 500, 750 ये करोड़ में है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एमपीएस एंड संदेश ये 2 ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में डेट बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो डेट कंपनी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और साथ ही आप देखेंगे कि एमपीएस और संदेश दोनों की सेल्स लगभग बराबर है, लेकिन संदेश की मार्केट कैप एमपीएस से कम है, और साथ ही मार्केट कैप कम होने के बाद भी सेल्स संदेश का ज़्यादा है, और साथ ही प्रॉफिट भी एमपीएस से ज़्यादा है। और यही हम बात करें सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी की डीबी कॉर्प, जिसकी सेल्स लगभग 500 करोड़ है, और उसकी जो प्रॉफिट है वो भी पूरे सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। अब हम देख पा रहे हैं कि एक एचटी ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 650 करोड़ 700 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर डेट है, और जिस डेट की वजह से इसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से इसका मेजॉरिटी जो पोर्शन है, जो सेल से इसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो इंटरेस्ट देने में चला जाता है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव है। एक कंपनी जागरण प्रकाशन है, इसके बारे में हम देखें, इसकी फंडामेंटल्स देखेंगे तो इस कंपनी के प्रमोटर ने अपने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स जो है उसको प्लेज कर रखा है। तो उस क्राइटेरिया पे जाएं तो हमें जागरण प्रकाशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया जो हम डेट और प्रॉफिट का देख रहे हैं, तो उसमें हमें एचटी पे भी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका डेट बहुत ज़्यादा है, इसकी इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा ही रहेगी, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में। फिफ्थ एक 6 कंपनी जो हमने हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड देखी, ये कंपनी अच्छी है, लेकिन इस सेक्टर की सबसे छोटी कंपनी होने के बाद भी इसके ऊपर जो डेट है वो संदेश और एमपीएस से ज़्यादा है। साथ ही इसकी सेल्स जो है वो भी हमारे सेक्टर की जो टॉप 3 कंपनीज हैं, 4 कंपनीज, उसमें से 3 से कम है। तो इसलिए अगर हम ये देखना चाहिए कि हमें सेक्टर की कौन से टॉप 3 स्टॉक्स हैं, तो हम उसमें से कह सकते हैं कि एक डीबी कॉर्प, एमपीएस एंड संदेश। डीबी कॉर्प सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा इसकी सेल्स है, और प्रॉफिट भी इसका कंपैरेटिवली बेटर है। तो एक तो हमें डीबी कॉर्प का एनालिसिस करना चाहिए। सेकंड हमें एनपीएस और संदेश का करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंपनी डेट फ्री है। डेट फ्री होने से इनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि इनकी जो सेल्स में से जो इनके अगर हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ता ही रहेगा। तो 3 कंपनी की हम बात करें जो हमने सेलेक्ट करी है, वो एक डीबी कॉर्प, सेकंड इज़ एमपीएस एंड थर्ड इज़ संदेश। तो चलिए इनके चार्ट की चर्चा करते हैं। तो पहला चार्ट हम लेकर आए हैं डीबी कॉर्प का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस चार्ट में मई से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, जो कि मई से लेके अभी तक एक लाइन है, और चार्ट ने कंपनी ने उसके ऊपर ही परफॉर्म किया है अभी तक। तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने इस लाइन के ऊपर एक सपोर्ट बना लिया है, एक बेस बना लिया है, और वो अभी इसके नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर कल को ये लो आ जाता है कि गूगल को, फेसबुक को या इंटरनेट बेस्ड कंपनी जो भी कंटेंट इनका यूज़ करती हैं,
अगर उनको इनको ऐड रेवेन्यूज़ देने पड़ेंगे या अपने प्रॉफिट में से या और किसी रेवेन्यू में से कोई शेयर देना पड़े, तो ऑब्वियसली इन कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है। तो अगर इस कंपनी का हम देखें कि अगर ऐसी न्यूज़ आने तक, क्योंकि अभी तो ये ऑस्ट्रेलिया में तो हो ही चुका है, तो हो सकता है कि ग्लोबली किसी और कंट्री में हो, फिर किसी और में हो, और फिर इंडिया में भी हो जाए। और जैसे कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी कह ही रही है कि ऐसा होना चाहिए, तो ये न्यूज़ आने तक या इस कानून के पास होने तक एक्सपेक्टेड जो इसका हमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है, जो कि पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, तो लगभग इस लेवल तक हमें लगता है कि ये स्टॉक 130 रुपये के आसपास तक काम करने आ जाएगा। और अगर ये खबर आ जाती है, जो कि एक सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है, तो हमें लॉन्ग टर्म में 200 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें कि अगर ये अभी 100 रुपीज़ के आसपास है और 200 रुपये तक जा सकता है, तो लगभग एक 100% के गेंस देखने को मिल सकते हैं। और ये अगले 8 से 9 महीने के अंदर आराम से हो सकता है। यही अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस एक बहुत ही छोटा यहाँ पे है, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मई से लेके अभी तक स्टॉक ने लगभग 80 रुपये के आसपास काम किया है। तो अगर मैं 100 रुपये से 80 रुपये का देखूँ, तो 20 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, और जो मेरी चाल है वो 100 रुपये की है, तो लगभग रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। सेकंड कंपनी है हमारी MPS। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लिया यहाँ पे, वीकली का, और 2015 में लगभग कंपनी 1,000 रुपये के आसपास काम कर रही थी, और उसके बाद से एक रेंज के अंदर आ गई, और रेगुलरली डाउन होते होते 2018 से लेके 2020 तक लगभग कंपनी ने 600 रुपये और 450 रुपये के बीच में काम किया। और एक कोविड की फॉल के बाद कंपनी वापस ऊपर गई, और एक ट्रेंड लाइन, हमने एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी कि इस लाइन को इसने दोबारा ब्रेक करके नीचे तो नहीं आया। तो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि इस फॉल के बाद से इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही कंपनी ने काम किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और ये देखिए कि ये वाला जो लेवल है, जो क्रिटिकल लेवल था जहाँ पे स्टॉक ने बहुत लंबे समय तक काम किया, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाते वक्त इसने रेजिस्टेंस लेके वापस यहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन किया, और अभी भी इसी लेवल के आसपास है। तो अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, तो हमें आराम से 632 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हमारा एक ये है, जो कि पहले एक सपोर्ट था, अभी आज की डेट में रेजिस्टेंस है। तो 632 के आसपास जाके स्टॉक थोड़ा सा समय लेगा, और एक वही जो हमने 8-9 महीने का वहाँ पे जो टाइम देखा है, तो उस 8-9 महीने में यहाँ से स्टॉक जो ऊपर चलेगा तो लगभग 791 के ऊपर जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, तो अभी स्टॉक 474 रुपये के आसपास है, और अगर हम इस लेवल का, ये जिस लेवल पे इसने अभी काम किया है स्टॉक ने, 430 रुपये के आसपास का है, तो लगभग 40 रुपये हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर हम ऊपर का लेवल देखें कि अगर हम 800 रुपये के आसपास जाते हैं, तो 480 रुपये से 800 320 रुपये हो गए, और 40 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:8 के आसपास आ जाता है, जो कि एक इस इंडस्ट्री में, ये मार्केट में काम करते वक्त अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, तो 1:8 इज़ बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड। तो थर्ड चार्ट हमारा और लास्ट चार्ट आज का वो है संदेश कंपनी का। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, जो कि कई सालों से गुजरात में ही काम कर रही है, और एक अच्छा काम कर रही है, इसके बहुत अच्छी व्यूअरशिप है वहाँ पे, और लोग प्रेफर करते हैं कि हम संदेश की जो मैगज़ीन या जो वो न्यूज़पेपर या कोई भी वो ऐसा प्रिंट मीडिया का जो काम करते हैं, उसको वो लेना प्रेफर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। साथ में जैसे हमने इसके फंडामेंटल्स देखें, तो कंपनी के ऊपर कोई डेट भी नहीं है, और प्रॉफिट मार्जिन्स और सेल रेगुलरली मेंटेन्ड है। जैसे कि हम देखें 2018 में स्टॉक ने एक 1400 का हाई बनाया, और एक बहुत ही शार्प, अगर हम देखें बहुत ही शार्प कैंडल यहाँ पे बनी है कि 1,000 रुपये से लगभग 1400 रुपये एक ही हफ्ते में स्टॉक चला गया, और उसके बाद से लगभग स्टॉक जो है करेक्शन पैटर्न में था। कोविड की फॉल के बाद सेम जैसे बाकी दोनों कंपनीज ने काम किया कि एक सपोर्ट लाइन पे ही उन्होंने काम किया, जैसे डीबी कॉर्प ने किया, जैसे MPS ने किया, और वैसे ही सेम संदेश ने दोबारा इस सपोर्ट लाइन को कहीं पे भी ब्रेक करने की
कुछ भी कहीं पे भी इंडिकेशन नहीं दिखे, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे सेक्टर ने एक सपोर्ट लाइन के ऊपर बेस बना लिया है और वो वहाँ से ऊपर चलने के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हमें दिखाई देता है कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो उसने यहाँ पे बेस बनाया जहाँ से वो तेज़ी से ऊपर गया। सेम जब ये वापस जिस लेवल से गिरा कोविड के बाद और वापस यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो अभी इसी लेवल पे है। तो जो ये पहले सपोर्ट था अब आज की डेट में एक रेजिस्टेंस है। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा काम करके कुछ और दिन, कुछ 2-3 हफ्ते यहाँ पे काम अच्छा सा करके एक अच्छा सपोर्ट बना के यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमें लगता है कि जल्दी हमें ये 1066 के जो लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर सेक्टर में जो हमने जिस कानून की बात करी है, जिस लॉ की बात करी है, अगर वो आ जाता है तो इस कंपनी को बहुत अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर कंपनी वापस अपना जो पुराना हाई था 1400 का वो काट सकती है। यहाँ पे भी अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, जैसे कि अगर हम 1400 की एक लंबी चाल की बात कर रहे हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर आ सकता है, तो हम उसकी बात करते हैं। और एक छोटा जो हमने 1066 की जो बात करी है उसकी बात करें तो दोनों के एक बारी स्टॉप लॉस देख लेते हैं। अगर हम इसका स्टॉप लॉस देखने की कोशिश करें तो जो ये वाला हमारा एक लेवल है, जो एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि लगभग 600 रुपये के आसपास है, अगर हम वहाँ से देखें तो अभी आज की डेट में स्टॉक 687 रुपये का है, तो लगभग 80 रुपये का स्टॉप लॉस है। और यहाँ से अगर स्टॉक 1066 1080 के आसपास जाता है तो लगभग 400 रुपये की चाल है। तो 80 रुपये का स्टॉप लॉस है, 400 रुपये ऊपर हमारा टारगेट है। तो हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:5 का हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो जैसे कि हमने 3 कंपनी के बारे में बात करी और तीनों के रिस्क रिवॉर्ड की बात करी, तो हमारे DB कॉर्प में भी 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, संदेश में भी हमारा 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, और MPS में हमारा रिस्क रिवॉर्ड एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए 1:8 का है, जो कि बहुत अच्छा है। तो अगर हम एक नॉर्मल एक मतलब जो हमने एनालिसिस करी है अगर उसका एक क्रिस्प देखें कि क्या है पूरे सेक्टर में, तो हमें देखने को मिल सकता है कि 1 रुपये के स्टॉप लॉस में 5 रुपये की चाल आ सकती है। अगर हम इसको होल्ड करके रखते हैं अगले आने वाले कुछ महीनों के लिए या आने वाले 1 साल के लिए भी होल्ड करें तो हमें यहाँ से बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि 100% तक जा सकते हैं। तो पूरे जो सेक्टर है उसके लिए एक बहुत अच्छी मतलब न्यूज़ है, एक कानून है आने वाला है, एक पूरा रेगुलेशन जो चेंज हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो रेगुलेशंस हैं जो अभी OTT के ऊपर आए हैं या जो कंपनीज़ के ऊपर आए हैं कि उनको शेयर करना है कि क्रिएटर कौन है कंटेंट का, तो अगर ऐसे ही रेगुलेशंस आगे चलते रहे तो हो सकता है प्रिंट मीडिया को मैक्सिमम फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएटर है वो एक जेन्युइन क्रिएटर है। उसका जो क्रिएशन है, जो भी वो एक आपको डेटा देता है, आपको जो न्यूज़ देता है, आपको जो अपना एडिटोरियल के ज़रिए एक अपना व्यू पॉइंट देता है, वो एकदम जेन्युइन है। उसमें आपको एडिटर के बारे में सब कुछ मिलेगा, क्रिएटर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक जेन्युइन आपको रेफरेंसेस के साथ कोई डेटा दिया जाता है। लेकिन हो सकता है आपको इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज़ें मिल जाए जिसके क्रिएटर का आपको पता ना लगता हो और ऑथेंटिसिटी भी ना हो कि जो कंटेंट हमें दिया जा रहा है वो कितना ऑथेंटिक है। तो अगर ये रेगुलेशंस आते हैं तो ऑथेंटिसिटी जो है कि कंटेंट कितना सही है, कितनी उसके जो डेटा जो लिए जा रहा है वो कितना इफ़ेक्टिव है, तो उसकी वजह से इन कंपनीज़ को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है और आगे आने वाले टाइम में ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है। थैंक यू आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसका हमने QR कोड भी दे रखा है। साथ में हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्वीट्स देख सकते हैं। हम न्यूज़ जो रेगुलरली मार्केट में है उसको शेयर करते हैं। कुछ जो हम अपने चैनल के ऊपर जो भी स्टॉक्स की एक एजुकेशनल एनालिसिस जो देते हैं उसके भी व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, और यही चीज़ हम सेम फेसबुक पे भी करते हैं, तो आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ ही साथ जैसे जिन 3 स्टॉक्स की हमने बात करी है और जिन 3 के बारे में भी हमने बात नहीं करी, अगर आपको उनमें से भी किसी के ऊपर कोई अपनी एक एजुकेशनल एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
साथ में हमने अपना ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो हम आपकी जो भी संभव मदद है वो हम आपकी ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।